नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 10वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी संक्षेप में। गोरा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला इंसान है। विनय के परेश बाबू के परिवार के साथ मित्रता गोरा को कहीं न कहीं खलती रहती है। इस विषय में दोनों में कई बार बहस भी हो जाती है। परेश बाबू के यहाँ उनकी लड़की सुचारिता और उसके छोटे भाई सतीश से विनय की अच्छी मित्रता हो जाती है। इधर गोरा की माँ आनंदमयी, जो विनय को भी अपने बेटे के ही समान मानती है, इन दोनों के झगड़े को निरंतर सुलझाने का प्रयत्न करती रहती है। गोरा का सौतेला भाई महिम अपनी पुत्री शशिमुखी का विवाह विनय के साथ करवाना चाहता है। विनय किसी भी हाल में गोरा और उसके संबंध को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह इस विवाह के लिए हामी भर देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह संबंध तय हो जाने से गोरा उसे कभी अपने आप से दूर नहीं कर सकेगा। सुचारिता विनय से पहली ही मुलाकात में उसके कठोर और रूखे व्यवहार के कारण उससे खींच जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो सुचारिता को गोरा के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती रहती है। वह अक्सर विनय से गोरा के बारे में बातें किया करती है। इधर गोरा और विनय आपसी अलगाव को भूलकर एक साथ मिलकर दोस्तों की तरह फिर से रहने लगते हैं। किसी सामाजिक कार्य की वजह से गोरा विनय के घर पहुंचता है और उसकी दराज में परेश बाबू के घर के लोगों का एक बड़ा सा फोटो देखकर फिर से गोरा का मन विरक्त हो उठता है। घर पहुंचने पर महिम अपनी बेटी के साथ विनय के विवाह की चर्चा फिर उठाता है। गोरा को लगता है कि अगर यह विवाह हो गया तो विनय परेश बाबू के घर से सब संबंध तोड़ देगा। वह खुशी खुशी राजी हो जाता है। इस विवाह के प्रस्ताव में गोरा ने क्यों इतना उत्साह दिखाया, यह विनय भी समझ जाता है। आनंदमयी विनय को अकेले में समझाती है कि वह ऐसा बचपना न करे, इतना बड़ा फैसला बिना विचारे मत ले। सुचारिता गोरा की बातों से पहले बहुत घृणा करती थी, पर धीरे धीरे उसकी बातों का मर्म समझने लगी है और विनय के साथ गोरा के बारे में खूब बातें किया करती है। और वह जितना गोरा के विषय में जानती है उतना ही उसके प्रति आकर्षित होती चली जाती है। अब जानते हैं आगे की कहानी। एक दिन सुचारिता ने पूछा, अच्छा गौर मोहन बाबू क्या सचमुच जाति भेद नहीं मानते, या वह केवल देश प्रेम का अतिरिक्त जोश है? विनय ने कहा, क्या आप सीढ़ी के अलग अलग चरणों को मानती हैं? वे भी तो सब विभाग हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। सुचारिता, वह मानती हो तो इसीलिए कि नीचे से ऊपर उठना होता है, नहीं तो ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं थी। समतल भूमि पर सीढ़ी को न मानने से भी काम चल जाएगा। विनय, आप ठीक कहती हैं, हमारा समाज भी एक सीढ़ी है। उसका एक उद्देश्य था, वह था नीचे से ऊपर उठाने का, मानव जीवन को एक शिखर तक ले जाना। अगर हम इस समाज को, इस संसार को ही मंजिल समझते, तब तो किसी विभाग व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तब तो यूरोपियन समाज की तरह हम भी एक दूसरे से अधिक को झपट लेने के लिए छीना झपटी और मारपीट करते होते। जो सफल होता है संसार में वही सिर उठाता है, और जिसकी कोशिश निष्फल हो जाती है वह बिल्कुल नीचे दब जाता है। हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार के पार हो जाना चाहते हैं, इसलिए हमने संसार के कर्तव्यों को प्रवृत्ति और प्रतियोगिता के आधार पर स्थिर नहीं किया। सांसारिक कर्म को भी माना, क्योंकि कर्म के द्वारा कोई दूसरी उपलब्धि नहीं, मुक्ति ही पानी होगी। इसलिए एक ओर संसार का काम, दूसरी ओर संसार के काम की परिणति, दोनों को मानकर ही हमारे समाज में वर्ण भेद की स्थापना हुई। सुचारिता, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ पा रही हूँ, ऐसा नहीं है, किंतु मेरा प्रश्न यह है कि जिस उद्देश्य से आप समाज में वर्ण भेद का चलन शुरू हुआ मानते हैं, उस उद्देश्य को क्या सफल होता देख रहे हैं? विनय, दुनिया में सफलता को ठीक ठीक पहचानना बड़ा कठिन है। ग्रीस की सफलता आज ग्रीस में नहीं है, पर इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रीस का सारा विचार ही भ्रांति या व्यर्थ रहा। ग्रीस का विचार अब भी मानव समाज में कई प्रकार की सफलता प्राप्त कर रहा है। भारतवर्ष ने जाति भेद के नाम से सामाजिक समस्या का एक बहुत सटीक उत्तर दिया था। वह उत्तर अभी लुप्त नहीं है, अभी दुनिया के सामने मौजूद है।
यूरोप की सामाजिक व्यवस्था का कोई और अच्छा हल अभी तक नहीं दे सका। वहाँ केवल ठेला ठेली और छीना झपटी ही चल रही है। भारतवर्ष उत्तर मानव समाज में अब भी सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है। एक तुच्छ संप्रदाय की ओछी अंधता के कारण हमारे उसे उड़ा देना चाहने से वह उड़ नहीं जाएगा, ऐसा कभी मानिएगा नहीं। हमारे छोटे छोटे संप्रदाय पानी की बूंद जैसे समुद्र में मिल जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष की सहज प्रतिभा से एक प्रकांड मीमांसा उद्यत हुई है। वह तब तक स्थिर खड़ी रहेगी जब तक पृथ्वी पर उसका कार्य पूर्ण न हो जाए। सुचारिता ने सकुचाते हुए पूछा, बुरा न मानिएगा, लेकिन सच बताइए, ये सब बातें कहीं गौर मोहन बाबू की प्रतिध्वनि मात्र तो नहीं है, या कि सचमुच आप इन पर पूरा विश्वास करते हैं? हंसकर विनय ने कहा, आपसे सत्य ही कहता हूँ, मेरे विश्वास में गोरा जैसा बल नहीं है। जब जाति भेद के आडंबर और समाज के विकारों को देखता हूँ तब कई बार मैं संदेह भी प्रकट करता हूँ, किंतु गोरा का कहना है कि बड़ी चीज को छोटा करके देखने के कारण ही संदेह उत्पन्न होता है। पेड़ की टूटी हुई डाल या सूखे पत्ते को ही पेड़ की चरम प्रकृति मानना विवेक की असहिष्णुता है। टूटी डाल की तारीफ करने को नहीं कहता, लेकिन वनस्पति के महत्व को भी तो देखो और उसका कार्य समझने की कोशिश तो करो। सुचारिता, पेड़ के सूखे पत्ते यदि न भी देखें, किंतु पेड़ का फल तो देखना ही होगा। हमारे देश के लिए जाति भेद का फल कैसा है? विनय, आप जिसे जाति भेद का फल कहती हैं वह अवस्था का फल है, केवल जाति भेद का नहीं। हिलती हुई डाढ़ से चबाने पर दर्द होता है, वह दांत का दोष नहीं, हिलती डाढ़ का दोष है। विभिन्न कारणों से हम लोगों में विकार और दुर्बलता आ गई है, इसलिए हम भारतवर्ष के विचार को सफल न करके उसे और विकृत किए दे रहे हैं। वह विकार विचार का मूलगत नहीं है। हम में आत्मबल और स्वास्थ्य भरपूर हो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए गोरा बार बार कहते हैं कि सिर दुखता है तो सिर उड़ा देने से काम नहीं चलेगा, स्वस्थ बनो, सबल बनो। सुचारिता, अच्छा, तो आप ब्राह्मण जाति को नर देवता मानने को कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मण के पैरों की धूल से मनुष्य सचमुच पवित्र हो जाता है? विनय, पृथ्वी पर बहुत से सम्मान तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। जब तक राजा की जरूरत रहती है तो जिस कारण से भी हो मनुष्य उसे असाधारण ही करके चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में तो राजा असाधारण नहीं है। फिर भी अपने साधारणता की हद लांघकर उसे असाधारण हो उठना होगा, नहीं तो वह राज ही नहीं कर सकेगा। राजा से सुचारू ढंग से व्यवस्था पाने के लिए हम उसे असाधारण बना देते हैं। हमारे उन सम्मान की जिम्मेदारी राजा को संभालनी पड़ती है, यानी उसे असाधारण बनना पड़ता है। मनुष्य के सभी संबंधों में ऐसे ही कृत्रिमता है। यहाँ तक कि माता पिता का जो आदर्श हम सब ने मिलकर खड़ा किया है, उसी के कारण माता पिता को समाज में विशेष रूप से आदरणीय माना जाता है, केवल स्वाभाविक स्नेह के कारण नहीं। संयुक्त परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बहुत कुछ सहता है और त्याग करता है। क्यों करता है? बड़े भाई को हमारे समाज में बड़े भाई का विशेष पद दिया गया है, इसीलिए। दूसरे समाजों में वैसा नहीं है। अगर ब्राह्मण को सचमुच ही ब्राह्मण बनाया जा सके तो क्या वह समाज के लिए मामूली उपलब्धि होगी? हम लोग नर देवता चाहते हैं। यदि सच्चे मन से और विवेकपूर्ण हम नर देवता को चाहें तो अवश्य पाएंगे, और अगर मूर्खों की तरह चाहें तो सब अपदेवता तरह तरह के ढोंग करते रहेंगे, और हमारे माथे पर अपने चरणों की धूल डालना जिनकी जीविका का साधन है, उनका गुट और धरती का बोझ बढ़ेगा ही। सुचारिता, आपके ये नरदेवता कहीं है भी? विनय, जैसे बीज में पौधा छुपा होता है वैसे ही भारतवर्ष के आंतरिक अभिप्राय और प्रयोजन में है। अन्य देश वेलिंगटन जैसा सेनापति और न्यूटन जैसा वैज्ञानिक चाहता है, हमारा देश ब्राह्मण चाहता है। ब्राह्मण जिसे डर नहीं, जो लालच से घृणा करता है, जो दुख पर विजय पाता है, जो अभाव की परवाह नहीं करता, जो अटल है, शांत है, मूर्त है, उस ब्राह्मण को भारतवर्ष चाहता है। सचमुच उसे पा लेने से भारत स्वाधीन हो सकेगा। हमारे समाज के प्रत्येक अंश में
प्रत्येक मर्म में ब्राह्मण चाहिए, खाने की घंटी बजाने के लिए नहीं। समाज की सार्थकता को हर समय समाज की आंखों के सामने प्रत्यक्ष किए रहने के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण के इस आदर्श को हम जितना बड़ा अनुभव करेंगे, ब्राह्मण के सम्मान को उतना ही बड़ा करके देखना होगा। वह समाज राजा के सम्मान से कहीं अधिक, वह सम्मान देवता का ही सम्मान है। जब ब्राह्मण देश में इस सम्मान का यथार्थ अधिकारी होगा, तब इस देश को कोई अपमानित नहीं कर सकेगा। हम लोग क्या स्वयं राजा के सामने सिर झुकाते हैं? अत्याचारी का बंधन गले में पहनते हैं? अपने डर के सामने ही हमारा सिर झुकता है। अपने लालच के जाल में ही हम बंधे हैं। अपनी मूढ़ता के ही हम दास हैं। ब्राह्मण तपस्या करे। हम उनसे युद्ध नहीं चाहते, व्यापार नहीं चाहते और कुछ भी नहीं चाहते। हमारे समाज में वे केवल मुक्ति साधना को जीवित किए रहे। अब तक परेश बाबू चुपचाप सुन रहे थे। अब धीरे धीरे बोले, भारतवर्ष को मैं पूर्णतः जानता हूँ यह तो मैं नहीं कह सकता, और भारतवर्ष ने क्या चाहा था या जो भी चाहा था वह पाया भी कि नहीं, यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं जानता। लेकिन जो समय बीत गया है उसकी ओर क्या कभी लौटा जा सकता है? आज जो कुछ संभव है वही हमारी साधना का विषय है। अतीत को हाथ बढ़ाकर पकड़ने से समय नष्ट होने के सिवाय और कोई काम न होगा। विनय ने कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा मैं भी सोचता हूँ, और मैंने कई बार कहा भी है। गोरा का कहना है कि हमने अतीत को अतीत रहकर निरस्त कर दिया है। क्या इसी से वह अतीत हो गया है? वर्तमान की चीख पुकार की ओट में हमारी दृष्टि से वह ओझल हो गया है। इतने से ही वह अतीत नहीं हो जाता। वह भारतवर्ष की मज्जा में बसा हुआ है। कभी भी कोई भी सत्य अतीत नहीं हो सकता। इसीलिए भारतवर्ष के इस सत्य ने हम पर चोट करना आरंभ किया है। हम में से एक मनुष्य भी एक दिन इसे सत्य मानकर, पहचान कर और ग्रहण कर सकेगा तो उसी से हमारे शक्ति स्रोत का रास्ता खुल जाएगा। अतीत तब वर्तमान की सामग्री हो उठेगा। आप क्या समझते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी ऐसे सार्थक जन्मा व्यक्ति का आविर्भाव नहीं हुआ? सुचारिता ने कहा, जिस ढंग से आप बातें करते हैं साधारण लोग उस ढंग से नहीं करते, इसलिए आपकी राय को सारे देश की राय मान लेने में संकोच होता है। विनय बोला, देखिए, सूर्योदय की वैज्ञानिक लोग एक तरीके से व्याख्या करते हैं और साधारण लोग एक दूसरे तरीके से। इससे सूर्य के उदय का कुछ घटता बढ़ता नहीं। फिर भी सत्य को ठीक तरह से जानने में हम लोगों को लाभ ही है। हम लोग देश के जिन सब सत्यों को खंडित करके या बिगाड़ कर देखते हैं, गोरा उन सबको एक करके संयुक्त करके देख सकते हैं। इसकी उनमें आश्चर्यजनक क्षमता है। लेकिन क्या इसी से गोरा के ऐसे देखने को दृष्टि का भ्रम मान लेना होगा, और जो लोग तोड़ मरोड़ कर देखते हैं उनके देखने को सत्य? सुचारिता चुप हो गई। विनय ने कहा, साधारणतया हमारे देश में जो सब लोग अपने को परम हिंदू मानकर गर्व करते हैं, मेरे मित्र गोरा को आप उनके गुट का न समझिएगा। अगर उनके पिता कृष्णदयाल बाबू को आप देखती तो बाप बेटे के अंतर को सहज ही समझ सकती। कृष्णदयाल बाबू हमेशा अपने आप को सुपवित्र करे रखने के लिए कपड़े उतारने, गंगा जल छिड़कने, पोथी पत्र बाँचने को लेकर ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। रसोई के मामले में वो बहुत शुद्ध ब्राह्मण पर भी विश्वास नहीं करते कि उनके ब्राह्मणत्व में कहीं कोई त्रुटि ना आ गई हो। गोरा को भी अपने कमरे में कभी नहीं घुसने देते। कभी अगर किसी काम के लिए उन्हें पत्नी के कमरे में जाना पड़े तो लौट कर अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। दिन रात पृथ्वी पर बिल्कुल अलग रखते हैं कि कहीं जाने अनजाने किसी नियम भंग की धूल का एक कण भी उन्हें छू न जाए। जैसे कोई बहुत ही छैला बाबू अपने आप को धूल से बचाते हुए अपने रंग रूप की, बालों की सवार, कपड़ों की चुन्नट की रक्षा के लिए सचेत रहते हैं, वैसे ही गोरा बिल्कुल ऐसे नहीं है। हिंदूपन के नियमों में वे अश्रद्धा नहीं रखते, लेकिन ऐसे झाड़ पोंछ कर भी नहीं चलते। हिंदू धर्म को वह भीतर से बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचते कि हिंदू धर्म के प्राण इतने नाजुक हैं कि जरा से छुअन से ही मुरझा जाएंगे या ठेस लगते ही ध्वस्त हो जाएंगे। सुचारिता,
लेकिन लगता तो यही है कि छुआछूत के मामले में वह बड़े सतर्क होकर चलते हैं। विनय, उनकी यह सतर्कता ही एक अद्भुत वस्तु है। अगर उनसे पूछा जाए तो वह तुरंत कहेंगे कि हाँ, मैं यह सब मानता हूँ। छू जाने से जाती जाती है, खाने से पाप होता है, यह सब अभ्रांत सत्य है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब उनकी जबरदस्ती की बातें हैं। ये बातें जितनी असंगत होंगी, मानो वह उतनी ही जोर से सुना सुना कर सबको कहते हैं। वर्तमान हिंदूपन की मामूली सी बात को भी न मानने पर अन्य मूर्ख लोगों द्वारा कही हिंदुत्व की बड़ी बातों का भी असम्मान हो, और हिंदुत्व पर जिन्हें श्रद्धा नहीं है, कहीं वे उसे अपनी जीत समझें। इस ख्याल से बिना विचारे गोरा सभी कुछ मानकर चलना चाहते हैं। मेरे सामने इस बारे में कोई शिथिलता प्रकट नहीं करना चाहते। परेश बाबू बोले, ऐसे तो ब्रह्म लोगों में भी बहुत है। वे हिंदुत्व की सभी बातों को बिना विचारे दूर कर देना चाहते हैं, जिससे कोई बाहर का व्यक्ति भूल से यह न समझे कि वे हिंदू धर्म की कुप्रथाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग सहज ही भाव से दुनिया में नहीं चल सकते। या तो दिखावा करते हैं या होड़ करते हैं। समझते हैं कि सत्य दुर्बल है और उसे चतुराई या जबरदस्ती से बचाना कर्तव्य का अंग है। जो लोग मानते हैं कि सत्य हम पर निर्भर करता है, सत्य पर हम निर्भर नहीं करते, उन्हीं को हम कठमुल्ला कहते हैं। सत्य की शक्ति पर जिन्हें विश्वास है, वे अपने बल को संयत रखते हैं। 2-4 दिन बाहर के लोग गलत समझ भी लें, यह कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन किसी तुच्छ संकोच के कारण सच्चाई को स्वीकार न कर सकने में बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो सर्वदा यही मानता हूँ कि चाहे ब्रह्म समाज में हूँ या चंडी मंडप में, मैं सत्य को सर्वत्र सिर झुकाकर सहज भाव से बिना विद्रोह के नमन कर सकूं। बाहर की कोई बाधा मुझे रोक न सके। परेश बाबू इतना कहकर क्षण भर स्तब्ध होकर मानो अपने भीतर ही भीतर समाधान कर रहे थे। परेश बाबू ने मृदु स्वर में जो बातें कही, उससे इतनी देर की सारी बातचीत में मानो एक गंभीर स्वर आ गया। वह स्वर परेश बाबू की इस बात का स्वर नहीं था, बल्कि उनके अपने जीवन की एक प्रशांत गंभीरता का स्वर था। सुचारिता और ललिता के चेहरे पर एक आनंदमय भक्ति की दीप्ति फैल गई। विनय चुप रह गया। मन ही मन वह जानता था कि गोरा में एक प्रचंड हठधर्मिता है। सत्य के वाहकों के मन, वचन और कर्म में जो एक सहज सरल शांति रहनी चाहिए, वह गोरा में नहीं है। परेश बाबू की बात ने मानो उसके मन पर और भी स्पष्ट आघात किया। अवश्य ही इतने दिन विनय गोरा के पक्ष में मन ही मन दलील देता रहा, और जब समाज की व्यवस्था डगमग है, जब बाहर के देश काल के साथ लड़ाई हो रही है, तब सत्य के सिपाही स्वाभाविकता की रक्षा नहीं कर सकते। तब सामयिक जरूरतों के दबाव में सच्चाई में भी मिलावट आ जाती है। परेश बाबू की बात से आज क्षण भर को विनय के मन में प्रश्न उठा। तात्कालिक प्रयोजन साधने के लोभवश सच्चाई को बिगाड़ना साधारण लोगों के लिए तो स्वाभाविक है, पर उसके गोरा भी क्या ऐसे ही साधारण लोगों के गुटके हैं? जब सुचारिता रात को बिस्तर पर आ लेटी, तब ललिता आकर उसकी खाट के किनारे बैठ गई। सुचारिता ने जान लिया कि ललिता के मन में कोई बात चक्कर काट रही है। उस बात का संबंध विनय से है, उसने यह भी समझ लिया। सुचारिता ने इसलिए स्वयं बात चलाई। लेकिन विनय बाबू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके मुंह से गोरा की बात सुनकर बड़ा आनंद होता है, मानो उन्हें स्पष्ट देख रही हूं। ललिता ने कहा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो गुस्सा आता है। अचंभे से सुचारिता ने कहा, क्यों? ललिता बोली, गोरा गोरा गोरा, दिन रात केवल गोरा। मान लिया कि उनके दोस्त गोरा बहुत बड़े आदमी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वह खुद भी तो आदमी है। हंसकर सुचारिता ने कहा, सो तो है, इसमें क्या हर्ज है? ललिता, उनके दोस्त उन पर ऐसे छाए हैं कि वह अपनी बात कह ही नहीं सकते, मानो एक मकड़ी ने एक टिड्डे को घेर लिया हो। वैसे हालात में मकड़ी पर भी मुझे गुस्सा आता है, और टिड्डे पर श्रद्धा होती हो ऐसा नहीं है। ललिता के बात के पैनेपन पर सुचारिता कुछ न कहकर हंसने लगी। ललिता ने कहा, दीदी तुम हंस रही हो, लेकिन मैं तुमसे कहे देती हूँ,
कोई मुझे वैसे दबाए रखने की कोशिश करता तो मैं एक दिन भी सहन न करती। तुम यही सोचो, लोग चाहे जो समझे, तुमने मुझे आच्छन्न करके नहीं रखा है। वैसी प्रकृति ही नहीं है तुम्हारी, इसीलिए तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। असल में तुमने यह बाबा से ही सीखा है। वह हर किसी के लिए उसके लायक स्थान छोड़ देते हैं। सुचारिता और ललिता इस परिवार में परेश बाबू की परम भक्त है। बाबा कहते ही उनका हृदय जैसे खिल उठता है। सुचारिता ने कहा, अब बाबा की किसी से तुलना थोड़ी ही हो सकती है, लेकिन जो भी हो भाई, विनय बाबू बात को बड़े अच्छे ढंग से कह सकते हैं। ललिता, वे सब बातें उनके मन की नहीं है ना, तभी इतने अच्छे ढंग से कह सकते हैं। अपनी बातें कहते तो बड़ी सीधी सरल बातें होती। यह न लगता कि सोच सोच कर बना बना कर कह रहे हैं। इन सब बढ़िया बढ़िया बातों के मुकाबले वह मुझे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता। सुचारिता, तो तू नाराज क्यों होती है? गौर मोहन बाबू की बातें उनकी अपनी बातें ही तो हो गई। ललिता, अगर ऐसा है तो यह और भी बुरा है। भगवान ने बुद्धि क्या इसीलिए दी है कि दूसरों की बातों की व्याख्यान करते रहें, और मुंह इसलिए दिया है कि दूसरों की बातें अच्छे ढंग से कहते रहें। मुझे ऐसे अच्छे ढंग की कोई ज़रूरत नहीं। सुचारिता, लेकिन यह बात तो क्यों नहीं समझती कि विनय बाबू गौर मोहन बाबू को बहुत चाहते हैं। उनके साथ उनका मन सच्चे रूप से जुड़ा हुआ है। अधीर होकर ललिता ने, नहीं नहीं नहीं, पूरा जुड़ाव नहीं है। गौर मोहन बाबू को आदर्श मानकर चलना उनकी आदत हो गई है। वह प्रेम नहीं, गुलामी है। फिर भी जबरदस्ती मानना चाहते हैं कि उनके साथ उनकी राय बिल्कुल मिलती है। उनकी राय को इसीलिए इतने जतन से सजा सजा कर अपने को और दूसरे को भुलाने की कोशिश करते हैं। वह केवल अपने मन के संदेह और विरोध को दबा देना चाहते हैं, ताकि गौर मोहन बाबू को कहीं अमान्य न करना पड़े। उनको अमान्य करने का हौसला उनमें नहीं है। प्रेम हो तो राय अलग होने पर बात मानी जा सकती है। बिना अंधे हुए भी अपने आप को छोड़ दिया जा सकता है। उनका रवैया वैसा नहीं है। गौर मोहन बाबू को वह मानते तो शायद प्रेम के कारण ही है, पर किसी तरह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी बात सुनने से साफ पता चल जाता है। अच्छा दीदी बताओ, क्या तुम्हें पता नहीं लगता? ललिता की भांति सुचारिता ने यह सब बात इस ढंग से सोची ही नहीं थी। उसका कौतूहल गोरा को पूरी तरह जानने के लिए इतना व्यग्र था कि अकेले विनय को स्वतंत्र रूप से समझने की ओर उसका ध्यान ही नहीं था। ललिता के प्रश्न का सुचारिता ने स्पष्ट उत्तर न देकर कहा, अच्छा चल, तेरी बात मान ली, फिर क्या किया जाए? ललिता, मेरा तो मन करता है कि उनके दोस्त के बंधन से उन्हें छुड़ाकर स्वाधीन कर दिया जाए। सुचारिता, तो प्रयास करके देख लेना। ललिता, मेरे प्रयास से नहीं होगा, जरा तुम ध्यान दे सकोगी तो हो सकेगा। यद्यपि सुचारिता ने मन ही मन समझ लिया था कि विनय उसके प्रति अनुरक्त है, तब भी ललिता की बात को उसने हंसकर टाल देना चाहा। ललिता ने कहा, गौर मोहन बाबू का आदेश तोड़कर भी वह तुम्हारे पास जो ऐसे आते हैं, इसलिए वह मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी जगह कोई और होता तो ब्रह्म लड़कियों को गालियां देकर नाटक लिखता। अब उनका मन भी खुला हुआ है। इसका यही सबूत है कि वह तुम्हें चाहते हैं और बाबा का आदर करते हैं। विनय बाबू को अब उनके अपने रूप में खड़ा होना ही होगा दीदी। केवल गौर मोहन बाबू का वह जो प्रचार करते हैं वह मुझे असहनीय लगता है। सतीश इसी समय दीदी पुकारता हुआ आ पहुंचा। आज विनय उसे बड़े मैदान में सर्कस दिखाने ले गया था। यद्यपि रात बहुत बीत गई थी, फिर भी अपने पहली बार सर्कस देखने का उत्साह उससे संभल नहीं पा रहा था। सर्कस का पूरा वर्णन सुना देने के बाद वह बोला, विनय बाबू को पकड़कर आज मैं अपने बिस्तर पर ला रहा था। वह घर के अंदर भी आए थे, फिर चले गए। बोले कि कल आएंगे। दीदी, उनसे मैंने कहा है कि एक दिन वे आप लोगों को भी सर्कस दिखा लावें। ललिता ने पूछा, उन्होंने इस पर क्या कहा? सतीश ने कहा, वह बोले लड़कियां बाघ देखकर डर जाएंगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। कहते कहते पौरुष के अभिमान से छाती फुलाकर सतीश बैठ गया। ललिता ने कहा,
ऐसी बात है, तुम्हारे दोस्त विनय बाबू का साहस कितना प्रबल है खूब समझ सकती हूँ। नहीं दीदी, सर्कस दिखाने के लिए तो उन्हें अब हमें अपने साथ ले ही जाना होगा। सतीश बोला, कल तो सर्कस दिन में होगा। ललिता ने कहा, वह तो और अच्छा है, दिन में ही जाएंगे। दूसरे दिन विनय के आते ही ललिता बोल उठी, लीजिए, ठीक वक्त पर आए हैं विनय बाबू, चलिए। विनय ने पूछा, कहाँ चलना होगा? ललिता, सर्कस देखने। सर्कस देखने? वह भी दिन दहाड़े शामियाना भर लोगों के सामने लड़कियों को लेकर सर्कस देखने जाना? हक्का बक्का सा हो गया विनय। ललिता बोली, ऐसा जान पड़ता है कि गौर मोहन बाबू नाराज हो जाएंगे। ललिता के इस प्रश्न से विनय कुछ चकित हुआ। ललिता ने फिर कहा, सर्कस दिखाने लड़कियों को ले जाने के बारे में भी क्या गौर मोहन बाबू की कोई राय है? विनय ने कहा, जरूर है। ललिता, उसकी व्याख्या आप किस ढंग से करते हैं, जरा बताइए तो। मैं दीदी को बुला लाऊं, वह भी सुन लेंगी। झेप कर विनय हंसा। ललिता ने कहा, हंसते क्यों हैं विनय बाबू? आपने कल सतीश से कहा था कि लड़कियां बाघ से डरती हैं, जैसे आप किसी से डरते ही नहीं। विनय इस पर लड़कियों को सर्कस दिखाने ले गया था। इतना ही नहीं, गोरा के साथ उसका संबंध ललिता को और शायद परिवार की सभी लड़कियों को कैसा जान पड़ता है, मन ही मन इस बात को लेकर वह काफी उधेड़बुन करता रहता था। इस प्रकरण के बाद विनय से जिस दिन ललिता की भेंट हुई, उसने बड़े भोलेपन से पूछा, उस दिन की सर्कस जाने वाली बात क्या आपने गौरमोहन बाबू को बता दी? विनय को यह प्रश्न बहुत अखरा, लेकिन उसे कहना पड़ा, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। हंसते हुए लावण्य ने कमरे में आकर कहा, विनय बाबू आइए ना। ललिता बोली, कहाँ? सर्कस देखने? लावण्य ने कहा, वाह, आज कैसा सर्कस? मैं इसलिए बुला रही हूं कि पेंसिल से मेरे रुमाल के चारों ओर एक बेल आंक दे, मैं काढ़ूंगी। विनय बाबू बहुत सुंदर आंकते हैं। कहती हुई लावण्य विनय को खींच कर ले गई। सुबह गोरा कुछ काम कर रहा था। अचानक विनय ने आकर छूटते ही कहा, उस दिन परेश बाबू की लड़कियों को मैं सर्कस दिखाने ले गया था। लिखते लिखते गोरा ने कहा, मैंने सुना। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी। धन्यवाद।